गुड आफ्टरनून बच्चों। कल जो मैंने 2 वीडियो भेजे थे उसमें से मुझे लगता है दूसरा वाला वीडियो जहाँ से ये अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन की प्रक्रिया होती है से शुरू था, वो आप लोगों को शायद ना मिल पाया हो, तो उसी को आज मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये तो मैं आप लोगों को पिछली कक्षा में बता ही चुकी हूँ कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया में नर युग्मकों का और मादा युग्मकों का निर्माण होता है और इनके सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। निषेचन की क्रिया में क्या होता है कि यही नर युग्मक और मादा युग्मकों का जब संलयन जुड़ाव होता है तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और ये दोनों ही प्रक्रियाएं अलैंगिक जनन में अनुपस्थित होती हैं। ये दोनों ही प्रक्रियाएं किसकी विशेषता हैं? लैंगिक जनन की। और दोनों ही प्रक्रियाएं बहुत ही धीमी और जटिल होती हैं। अब आते हैं हम लोग जनन चरण पे। कौन कौन से चरण हमारे जनन की प्रक्रिया में होते हैं वो इस प्रकार से हैं: किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और जीर्णावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कई तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं हार्मोन्स के कारण, और जीव जो है वो जनन के लिए तैयार हो जाता है। वयस्क अवस्था में अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की पूरी क्षमता आ जाती है। और तीसरा है जीर्णावस्था या वृद्धावस्था, जिसमें सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती हैं और जनन क्षमता भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब आते हैं हम लोग प्रजनकों के प्रकार। प्रजनक का मतलब क्या हुआ? जो भी जीव जनन कर सके वो क्या कहलाएगा? प्रजनक। तो प्रजनक जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक असतत या मौसमी और दूसरा सतत। नाम से ही समझ में आना चाहिए। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, जो किसी भी ऋतु में किसी भी मौसम में जनन कर सकते हैं जीव, वो सतत प्रजनक कहलाते हैं। और जो एक विशेष मौसम में यानी विशेष ऋतु में पर्यावरण की अनुकूलता के समय जनन करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम मौसमी जनक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने दिए हुए हैं। मौसमी में जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, पक्षी, मेढक, छिपकली एक विशेष ऋतु में ही जनन कर सकते हैं। और पूरी जनन अवस्था में जनन जो कर सकते हैं सतत, वो होंगे मनुष्य, बंदर और कीट। अब आते हैं हम लोग जनन चक्र में। वयस्क अवस्था में जंतुओं में जननांग की सक्रियता के कारण उनमें जो भी चक्रीय परिवर्तन होते हैं उनको हम जनन चक्र कहते हैं, जो कि 2 प्रकार का होता है। एक है मध चक्र और दूसरा रज चक्र। मध चक्र जो है वो गाय, बकरी और बिल्ली में पाया जाता है, जबकि रज चक्र मनुष्य और बंदर में पाया जाता है। इसके विषय में हम लोग डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें और मैं क्लियर कर देती हूँ, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। प्राइमेट जो होते हैं वो जीव होते हैं जिनमें मस्तिष्क बड़ा होता है और वो अपने भोजन को पकड़ने के लिए हाथ का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी जीव प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। और नॉन प्राइमेट्स जिनमें मस्तिष्क छोटा होता है, हाथों का उपयोग कम होता है, वो सभी नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। जैसे पक्षी हो गया, सरीसृप, रेंगने वाले जीव, उभयचर, मेढक और कुछ स्तनधारी भी ऐसे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग युग्मक जनन। युग्मक जनन आप लोगों को बताया जा चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होते हैं। और इससे हमें क्या प्राप्त होते हैं? जो युग्मक प्राप्त होते हैं वो अगुणित होते हैं, जिसे हम n, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, हैप्लॉइड। और युग्मकों के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज, जो कि द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड 2n। इसी तरह से त्रिगुणित, ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। त्रिगुणित जब भ्रूणपोष बनता है, एंडोस्पर्म, वो त्रिगुणित होता है। फिर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। ये सब आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनके गुणसूत्रों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। युग्मकों के प्रकार। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, सम युग्मक और विषम युग्मक। जब युग्मकों का आकार 2 युग्मकों का यानी कि नर और मादा आकार में दिखने में समान होते हैं तो उसे हम सम युग्मक कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है। इसका एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास। और
जब आकार में छोटा बड़ा साइज़ होता है, मतलब नर का साइज़ छोटा और मादा का साइज़ बड़ा होता है, तो उसको हम विषम युग्मक कहते हैं। इसमें दिखाया हुआ है चित्र में कि जो अब शुक्राणु होता है वो गतिमान है चल, क्योंकि इसमें फ्लैजिला बना हुआ है, जबकि अंड में क्या है, ऐसी कोई संरचना चल संरचना नहीं दिख रही है और इनके आकार में भी अंतर है, इसलिए ये क्या है, विषम युग्मक। फिर नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण। कुछ शैवालों में नर और मादा दोनों ही गतिशील होते हैं और कुछ ब्रायोफाइट्स में भी ऐसा ही होता है। टेरिडोफाइट्स में भी क्या होता है, केवल नर गतिशील होते हैं, वो जल के माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। और उच्च पौधों में जैसे है, उच्च पौधों का मतलब क्या हुआ, आम, अमरूद, ये सारे जो पौधे पेड़ होते हैं उनमें परागण की क्रिया द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। किस प्रकार से, जो परागकण होते हैं वो क्या हैं, नर युग्मक, वही जो हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, फिर वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ से वो अंकुरित होते हैं और वो जो पराग नली निकलती है वो सीधे कहाँ तक पहुँचती है, अंड तक, अंडाशय तक।